નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ, સુપ્રભાતમ. જીવનની અંદર અનેક સંબંધોથી આપણે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ આ પૃથ્વીલોકની અંદર અનેક સંબંધોથી આપણે જોડાયેલા હોય છે, જેમાં વાસ્તવિક રીતે જે આપણે સંબંધનો જે સમજીએ છીએ, ભાઈ બહેન, માસા માસી, ફુવા ભાઈ, મમ્મી પપ્પા, ભાઈ ભાભી, આ સંબંધો આપણે જે જોઈએ છીએ, પણ એ સ્થિર સંબંધો જે છે એ સ્થિર સંબંધ કાયમ માટે હોય છે. પરંતુ આપણે જે અકેલેપણ में એકલા હોય અને ત્યારે કોઈ વ્યક્તિઓ સાથે જે સંબંધ જે જોડાય છે, ત્યારે એનો જે ઉત્સાહ જે હોય એ ઉત્સાહ કંઈક અલગ જ હોય છે, એક અનેરો હોય છે. આ ઉત્સાહની અંદર જે વાત થયેલી છે, આપણે જે પાઠ જે 15મો જે પાઠ આપણે ભણીએ છીએ ધોરણ 9 ની અંદર દાજીવ પાઠ, बड़े भाई जिसे हम कहते हैं, मोटा भाई गुजराती ની અંદર જે કહેવામાં આવે છે એ પાઠ જે આપણો અધૂરો છે એનો ભાગ આજે આપણે ત્રીજો જે જોઈ રહ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારી ટેક્સ્ટ ખુલ્લી રાખજો, તેમાં ધ્યાન આપજો. આગળ આપણે જઈએ, છેલ્લે આપણે વાત કરી હતી कि पानी लाओ. मदन जो है, मदन लेखक को कहता है कि पानी लाओ. लाया राजू शब्द को उतना ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है. लाया राजू, कोई भी शब्द जो होता है वो शब्द इतनी आतुरता से और बड़ी लगन के साथ एक आज्ञाकारी जिसे कहते हैं कि पुत्र जो होता है, वैसे ही यहाँ दाजियों का जो आज्ञा देने के बाद मदन जो है वह उसका पालन करता है. माता और पुत्र का जो प्रेम जो होता है, वैसा ही प्रेम यहाँ व्यक्त होता है. कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया. उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा. परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजियों कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजियों. कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू को जो अकेलेपन का जो एहसास जो हो रहा था वह दूर हो गया. और कहीं भी जाओ, चौक में जाओ, होटल पर जाओ, और सारा शहर जो है उसे अपनेपन में, अपनेपन का जो प्रेम जो पहले उसके गांव में जो मिल रहा था, उसी प्रेम का आभास यहाँ इस शहर में उसे मिल रहा है. जब दाजियों कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजियों. ये दाजियों जब मदन जो है वो दाजियों जब चिल्ला रहा था, दूसरे टेबल पर भी हो तो वहां से भी दाजियों, मदन इधर आओ. लेखक ने उसे जगदीश बाबू ने उसे बुलाया. आया दाजियों. मदन ने उत्तर दिया. दाजी शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यवर्गीय संस्कार जाग उठे. अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी. दाजी शब्द जो है उसकी आकृति जो है वो जगदीश बाबू एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के संस्कार और उसमें पड़ा हुआ जो अपनत्व है, उस अपनत्व को वह नहीं जान सके. और उन्होंने कहा कि दाजियों चाय लाओ. तब जाकर उन्होंने कहा कि दाजियों चाय लाओ. चाय नहीं, लेकिन यह दाजी क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? तब जाकर
चाय नहीं, लेकिन ये दाजी दाजी बड़ा भाई जो चिल्लाते रहते हो, तो किसी की प्रेस्टीज जिसे हम कहते हैं, प्रेस्टीज, इज्जत जिसे हम कहते हैं, इज्जत जो है, किसी की इज्जत का ख्याल है कि नहीं तुम्हें? तब जाकर जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रख सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझे यही सब कुछ समझ गया। जगदीश बाबू का मुंह अतिशय क्रोध से भरा हुआ, और वही क्रोध के कारण मदन के सामने जो प्रेस्टीज शब्द जो रखा, तो प्रेस्टीज शब्द का जो अर्थ जो है क्या होता है, इसका मतलब क्या है, वो समझ सकेगा या नहीं समझ सकेगा, तो जगदीश बाबू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रेस्टीज का जो मतलब मदन इन सारी बात, उसका सारा अर्थ जो है वो सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर्द कोठरी में सिसकिया भर भर रोता। मदन को जगदीश बाबू की सारे व्यवहार, उसके साथ का जो अपनत्व का जो व्यवहार था, तो वह व्यवहार टूट चुका था, और मैनेजर से मदन ने सिर के दर्द का बहाना करने के बाद वहां से वह छुट्टी ले लेता है, और अपने कमरे में जाकर दोनों घुटनों के बीच अपना चेहरा रखकर वो हिचकियां भरता हुआ रो रहा है। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों की ओर और दीदी के अंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो। आज कोई घर से गांव तक की ऐसी स्थिति में मदन और जगदीश बाबू के बीच के जो अपनत्व जो था, उसके प्रति जो आत्मीयता का प्रदर्शन वो कर रहा था, वो सहज ही था। लेकिन आज कारण जो उसे मिला कि कोई प्रवासी जीवन में जो कोई व्यक्ति जो उसके सामने जब आ जाता है, तो किस प्रकार से वो निकल जाता है। जैसे माँ की गोद से वो बाबा की बाहों में वो चला जाता है, और दीदी के आंचल की छाया उसमें से जो बलपूर्वक जो एक भाव जो मिलता है, भावुकता जिसे कहते हैं, वैसे ही स्थायी आज मदन को लगा। रो लेने पर अंतर की घुमंती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है, वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। रो लेने पर अंतर की जो हृदय की जो घमंडता की जो वेदना, उसके आंखों की बाहर जो निकल जाए, तो मनुष्य निश्चय कर सकता है कि भावनाओं का क्षण जो होता है कुछ क्षण के लिए होता है, और ज्यादा विवेकपूर्ण होता है। इन सब भावों को वो समझ नहीं सका। मदन पूर्ववत काम करने लगा। मदन फिर से पहले जैसा काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गए। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा। दूसरे दिन होटल में अचानक जगदीश बाबू से मदन की जो भेंट, और जगदीश बाबू और उसके बचपन का जो सहपाठी साथ में पढ़ने वाला जो व्यक्ति था हेमंत, उसके साथ वो बैठे हुए कैफे में जगदीश बाबू और हेमंत बैठे थे। जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, और मदन को बुलाया तो उनसे दूर रहने का प्रयत्न कर रहा। मदन जो है वो जगदीश बाबू से दूर रहने का वो प्रयत्न कर रहा।
दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजियो कहा। दूसरी बार जगदीश बाबू ने उसे बुलाया। पहली बार जब वो बुलाते तो तुरंत ही वह मदन वहां पहुंच जाता था, लेकिन आज दूसरी बार बुलाया तब जगदीश बाबू के सामने वह पहुंचा। लेकिन पहले जैसे उसके चेहरे पर जो मुस्कान, वो भाव जो था उसके प्रति का जो अपनत्व का जो भाव था वो नहीं था। लाया दाजू जो बार बार वो बोल रहा था, लेकिन आज वह नहीं बोला। जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित। आज पहले जब मदन जो है तो मदन बार बार उसे कहता था क्या लाऊं दाजू, चाय पानी नाश्ता, लेकिन जगदीश बाबू को आज पहली बार उसे उसके सामने कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट। लेकिन फिर भी लाया दाजू जो बार बार बोलता था तो वह भी नहीं बोला, और लाया साहब आज दोनों के बीच का जो अपरिचित आज ऐसा दिख रहा था कि दोनों अजनबी हो चुके। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हेमंत उसका सहपाठी है जगदीश बाबू का, उन्होंने अनुमान लगाकर कहा कि शायद ये पहाड़िया है। हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। हाँ है, ऐसा उत्तर उन्होंने दिया, लेकिन जो विषय जो था वह बदल चुका। मदन चाय ले आया था, मदन के साथ मदन ने वहां चाय रख दी। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने हसान चढ़ाने की गरज से पूछा। हेमंत जो है उन्होंने उस लड़के को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? एहसान करने के लिए शायद उन्होंने पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गए। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याले पर ही झुकी रह गई। कुछ क्षण के लिए वो टेबल जो था उस टेबल पर गंभीरता का, वैसे ही पहली बार जो ये ऐसा परिचय जो हुआ था दोनों के बीच, आज फिर से हेमंत ने उसके सामने जो प्रश्न जो किया हुआ, तो जगदीश बाबू की जो नजर जो थी तो वह नजर चाय की जो प्याली थी उस चाय की प्याली पर ही। मदन की आंख के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रखता तुम्हें। मदन को जब पहली बार जगदीश बाबू और मदन मिले थे, वैसे ही जगदीश बाबू ने एक बार उसका नाम पूछा, फिर मदन को उसके बड़ा भाई होने का, इसीलिए वह दाजू कल तो आपने थोड़ा खाना खाया था, और फिर से जगदीश बाबू ने उसे कहा कि किसी की इज्जत का तुम्हें ख्याल है कि नहीं। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा, उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। जगदीश बाबू ने मदन की ओर देखा। मदन की ओर देखने के बाद वह अत्यंत क्रोध में बोलना, शायद ऐसा लगने लगा कि वो अत्यंत क्रोध में बोलेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? हेमंत ने फिर से उसके सामने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। जब हेमंत ने उसे दूसरी बार पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब उन्होंने कहा, साहब मुझे बॉय कहते हैं। तो कहा बॉय। छोटा सा उन्होंने उत्तर दे दिया और वहां से वो घूम गया। अतिशय क्रोध में आकर उसका चेहरा जो लाल था, उन्होंने अपने हृदय में अपनत्व के प्रति उन्होंने जागृत होने नहीं दिया, क्योंकि एक बार जगदीश बाबू के प्रति जो उसका लगाव जो था, शायद दूसरी बार भी ऐसी गलती हो जाए। इसलिए यहाँ एक दाजियो, एक बाल मानस पर जो कहानी, बाल मानस पर जो असर जो हो रही है, क्या बाળકોના મન ઉપર જે છાપ જે પડે છે કરુણતાની, આ વાતની અંદર આપણે ધાર્મિક ચિત્રણ જે આપણે જોયેલું છે, દાજુ પાઠ શેખર જોશી કહાની જે એમ કહી શકાય,
એ આપણે અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે વ્યવસ્થિત ઘરે જઈ અને આ પાઠ તમારે પૂર્ણ વ્યવસ્થિત વાંચન કરી લો. અસ્તુ. જય હિન્દ.